हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का हिंदी का 7वां लेसन खुला आकाश इसको स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। खुला आकाश, इस पाठ को कुंवर नारायण जी ने यहाँ पर लिखा है। अब इस पाठ में उन्होंने क्या किया है वहां पर कि जो उनकी लाइफ में जो उन्होंने डायरी लिखी थी, उस डायरी के जो भी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स थी उसको एज ए लेसन बोलकर इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उनका जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 2017 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण जी की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। और इसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है। अपनी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यानी उनके जो भी कविता थे, कहानियां थे, उनको अलग अलग भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी उसको ट्रांसलेट किया गया। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियां: चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इत्यादि उन्होंने उनके इम्पोर्टेंट जो कृतियां थी। गद्य संबंधी: प्रस्तुत डायरी में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। यानी यहाँ पर लेखक का कहना है कि दूसरों से वाद विवाद करने के बजाय खुद से ही अपन ने आत्मचिंतन करना चाहिए, खुद को ही वहां पर सवाल पूछना चाहिए। यहाँ पर लेसन शुरू होता है। सबसे पहले उन्होंने वहां पर 10 मार्च 1998 के दिन जो उनके डायरी में लिखा हुआ था काय के बारे में, अंदर की दुनिया, इसको उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो लेखक क्या कहते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज्यादा बड़ी है, हम उसका विस्तार नहीं कर सकते। यानी हमारी जो जिंदगी है और बाहर की जिंदगी है, इसमें बहुत सारा क्या यहाँ पर फर्क है। और हमारी जो अंदर की दुनिया है, यानी अपनी खुद की जिंदगी है, उससे बड़ी जिंदगी क्या है, बाहर की दुनिया से बड़ी अपनी खुद की दुनिया है, ऐसा उनका कहना है। अंदर की दुनिया, अब यहाँ पर कहते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज्यादा बड़ी है। यानी हमारी खुद की जिंदगी बाहर की जिंदगी से बहुत ज्यादा बड़ी है, ऐसा लेखक का कहना है। आगे कहते हैं कि हम उसका विस्तार नहीं कर सकते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। यानी खुद की जिंदगी के बारे में हमने अपन ज्यादा विचार करना चाहिए, ना कि बाहर की जिंदगी के बारे में, क्योंकि खुद की जिंदगी क्या है, बहुत बड़ी है, ऐसा लेखक का कहना है। आगे कहते हैं कि आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। यानी लेखक का कहना है कि अगर आजादी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, तो ये कहाँ पर मिलेंगी, खुद की दुनिया में मिलेंगी, न कि बाहरी दुनिया में, यानी अपनी जिंदगी में। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरे के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। यानी उनका कहना है लेखक का कि स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, और स्वार्थी अगर बनेंगे तो फिर दूसरों के जिंदगी में हम कुछ कर पाएंगे नहीं। तो हमेशा कैसा रहना चाहिए, निस्वार्थ रहना चाहिए। तो इस तरह से लेखक ने 10 मार्च 1998 में उनके डायरी में अंदर की दुनिया के बारे में लिखा था। उसके बाद अगला है 10 मार्च 1998 के ही दिन उन्होंने मकान
पर मकान, इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा है। तो देखते हैं क्या लिखा है। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहां एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें आसमान तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कि वहां पर बहुत सारे मकान बने हुए, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनी हुई, इस वजह से वहां पर आसमान दिखाई नहीं देता है, ऐसा लेखक कहते हैं। आगे कहते हैं कि उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है, मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। यानी ऐसी वहां पर स्थिति हो गई कि एक पेड़ भी वहां पर लगा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर मकान ही मकान है, यानी बहुत सारे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। आगे लेखक कहते हैं लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब लंद फंद यानी क्या? अव्यवस्थित, और संकरी यानी क्या? पतली। यानी मकानों की इतनी अव्यवस्थित भीड़ लग गई है, यानी बहुत सारे लोगों ने मकान बना लिए कि अगर किसी को बाहर निकलना है तो वहां पर क्या है? एक संकरी गली यानी एक पतली गली है, यानी बहुत कम रास्ता है बाहर निकलने के लिए। आगे लेकर कहते हैं जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। यानी लेखक कहते कि जहाँ पर मैं रहता हूँ बाहर अगर मैं झांका तो सिर्फ दूसरे मकान ही नजर आते हैं, या फिर एक छोटी सी गंदी जो गली है वही नजर आती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। और जब बाहर देखते हैं लेखक तो चिड़िया तो दिखती है लेकिन कभी आसमान में उड़ते हुए नहीं दिखती है, वो कहीं ना कहीं बैठी हुई नजर आती है। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहां घोंसले बनाती नहीं दिखती। और जो भी चिड़िया वगैरह दिखती है तो एक तो टेलीफोन के तारों पर बैठती है या फिर एक आधी बिल्डिंग पर बैठती है, और इसके अलावा वो किसी भी घर में घोंसला नहीं बनाती है। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर उदक सकते हो या चू चू की आवाजें निकाल सकते हो। और जब लेखक चिड़ियों को देखते हैं वो एक ही जगह पर बैठी हुई होती है, मकानों पर बैठी हुई होती है, आसमान में नहीं उड़ रही है, झाड़ों पर नहीं बैठ रही है, तो लेखक को ऐसा लगता है कि वह एक रबर या फिर प्लास्टिक की चिड़िया बनाई हुई है खिलौना बोलकर, और इस वजह से वो क्या है? आवाज भी नहीं कर सकती है और एक से दूसरे मकान पर जाकर बैठती है। मैं ऐसा संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। और आखिर में कहते हैं यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि जो संकरी और तंग गली यानी एकदम पतली गली है जहाँ पर बहुत सारे मकान की भीड़ भाड़ है, बहुत सारी बिजली और टेलीफोन के तार वगैरह है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मोहल्ले से मुझे क्या करना है? जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर दूसरी जगह पर मुझे वहां पर रहने को जाना है। आगे 8 अगस्त 1998 को लेखक ने अपनी डायरी में लिखा था सही साहित्य के बारे में। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। यानी लेखक ने यहाँ पर डायरी में लिखा कि अगर सही और संपूर्ण साहित्य अगर देखेंगे तो किसे कहेंगे हम? कि ऐसे साहित्य कि जिसको हमने क्या किया? अपनी जिंदगी में वहां पर अपनाया है, ना कि सिर्फ हम आंखों से देखना है या फिर इधर यानी बाई तरफ देखना है या फिर दाई तरफ देखना है, उसे हम सही साहित्य नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी लिखी हुई चीज है उसे हमें क्या करना है? अपने जिंदगी में उसे अमल करना है। उसके बाद 12 नवंबर 1998 में लेखक ने अपनी डायरी में लिखा था जाने खुद को, यानी खुद को पहचाने। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करे कि दूसरे या सब कभी भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। आत्मचिंतन यानी क्या? स्वयं के बारे में विचार करना, यानी खुद के बारे में विचार करना।
तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बैठे बैठे सिर्फ क्या करना है, अपने बारे में सोचना है, ना कि दूसरों के बारे में सोचना है। और जब अपने बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में क्या करना है, आत्मचिंतन करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में विचार करना है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। यानी जब हम खुद आत्मचिंतन करेंगे तो इससे क्या होगा कि अपने को खुद को पता चलेगा कि हम क्या है, हमारे में कौन कौन सी क्वालिटीज है, ना कि दूसरों को देखने में। ज्यादातर आज के वक्त में हम देखते हैं कि लोग ज्यादातर बाहर लोगों पर ध्यान रखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, और खुद क्या करते हैं उसको वहां पर भूल जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में आत्मचिंतन करो, फिर पता चलेगा कि हम खुद क्या है। हमारे उस हस्तक्षेप दूसरों की रक्षा होगी जिससे प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। यानी जब लोगों के बारे में सोचा जाता है तो उस वक्त फिर क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो खुद के बारे में नहीं सोचते, वो भी दूसरों के ही बारे में सोचते हैं। तो इससे पता नहीं चलता है कि उनमें भी क्या खासियत है, खूबियां है, और हम में भी क्या खूबियां है। और ये कब पता चलेगा कि जब हम अपने आप को अपने आप के बारे में सोचेंगे। दूसरों की सोच समझ में उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। यानी यहाँ पर आखिर में लेखक का कहना है कि दूसरों की सोच समझ में उतना ही भरोसा रखें जैसा कि हम खुद पे भरोसा रखते हैं। जैसा कि हम खुद पे ज्यादा भरोसा रखते हैं और दूसरे व्यक्ति पर कम भरोसा रखते हैं, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारी ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। यानी जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, न कि नकारात्मक सोचना चाहिए। क्यों? कि वो जो दूसरे लोग हैं वो हमसे अलग नहीं है, वो हम में से ही एक भाई की तरह है। इसलिए हमें दूसरों के बारे में भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आगे लेखक ने 7 अगस्त 1999 में यहाँ पर डायरी में लिखा था, सिर्फ मनुष्य होते, यानी अगर सिर्फ मनुष्य ही होते धरती पर तो क्या होता। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बगदे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। यहाँ पर लेखक का कहना है कि लोग सोचते हैं कि एक आधे आदमी को देखा तो उसको वहां पर कंपेयर किया जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है? दूसरे पशुओं की तरह। जैसा कि कुछ आदमियों को वहां पर कंपेयर किया जाता है बाघ से कि वो बाघ की तरह है, कुछ आदमियों को कंपेयर किया जाता है भेड़िए से कि वो भेड़िए की तरह है, कुछ आदमी को कंपेयर किया जाता है लकड़बग्गे यानी भेड़िए की जाति का एक हिंसक पशु, कुछ आदमियों को कंपेयर किया जाता है वहां पर सांप से कि वो सांप की तरह है, कुछ आदमियों को कंपेयर किया जाता है तेंदुए से कि वो तेंदुए की तरह है, वो बिच्छू की तरह है, वो गोजर यानी कन खजूरे की तरह है। या फिर कुछ आदमियों को वहां पर कंपेयर किया जाता है तो गाय की तरह है, बकरी की तरह है, भेड़ की तरह उसकी आदत है, तितली की तरह है। इस तरीके से वहां पर लोग सोचते हैं दूसरे के बारे में। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। और यहाँ पर लोगों ने सोचना चाहिए कि जितने भी बाघ है वो बाघ ही है, जितनी गाय है वो केवल गाय ही है, और जितने ही मनुष्य धरती पर है वो सभी क्या मनुष्य ही, ना कि उनको कंपेयर किया जाए कि वो बाघ है, भेड़िए है, सांप है, तेंदुए, गाय है, बकरी है। इस तरीके से उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। उसके बाद आगे लेखक ने 4 जनवरी 2001 में डायरी में लिखा था, लुका छिपा कर जीना, यानी छिप छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। लेखक कहते हैं कि मुझे खुले ढंग से जिंदगी को जीना पसंद है, ना कि लुका छिपी करके। दोनों चीजों को
लुका छिपाकर बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। और लेखक कहते हैं कि कोई बात छुपाकर या फिर किसी के बारे में पीठ पीछे दूसरे व्यक्ति को बताकर इस तरीके की जो जिंदगी है, इस तरीके की जो चीजें मुझे सख्त नापसंद है, ऐसा कहते हैं। और आज हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सामने नहीं कहते हैं, उसके पीछे दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि वो ऐसा ही है, वो वैसा है। तो ये लेखक को सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। और फिर ऐसे कौन से लोग होते हैं कि जो पीछे वहां पर लुका छुपी की तरह बातें करते हैं, कि ऐसे लोग जिसमें आत्मविश्वास की क्या होती है, वहां पर कमी होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, पीछे दूसरों के बारे में वहां पर कहते हैं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। धूर्त यानी कपटी। और वह असलियत, लेखक कहते हैं कि वह इतनी गंदी असलियत क्यों हो कि वैसी चीजों को क्या है, लोगों को वहां पर छुपाना जरूरी समझे। आगे लेखक ने 23 जनवरी 2002 इस दिन डायरी में लिखा है। क्या लिखा है? जीने का अर्थ, यानी असली जीने का अर्थ क्या है। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। वह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन हो गया, यौवन हो गया, बुढ़ापा हो गया। खास बात है तो जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। यानी जीने का अर्थ, यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे कुछ ही वर्ष यहाँ पर बचे, इसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएंगी। और फिर वो आगे कहते हैं कि बचपन इंसान देखता है, यौवन यानी जवानी देखता है, बुढ़ापा भी देखता है। ये सारी चीजें क्या है, इंसान की जिंदगी में खास चीजें हैं। और हर स्टेज में, यानी बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में, हर जगह पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर ऐसी जिंदगी जीना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। और आगे लेखक कहते हैं कि जो जिंदगी बचपन की, जवानी की, बुढ़ापे की, इन सभी जिंदगियों में मैं क्या करता हूँ कि जो साहित्य है उसका मैं अर्थ यही देखता हूँ कि लोगों ने हर तरह की जिंदगी में क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसका महत्व लेना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। लेखक कहते हैं कि अब मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और फिर भी मैंने वहां पर जिंदगी जीना मैंने छोड़ा नहीं। यानी पहले जिस तरह से जिंदगी जी रहा था उसी तरह से जिंदगी अभी भी जी रहा हूँ। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। और आगे लेखक कहते हैं कि अब मेरी उम्र 75 साल हो गई है और मेरी मृत्यु अब दूर नहीं है, कभी भी आ सकती है। फिर भी मैं मेरी जो जिंदगी पहले जीता था वैसे ही मैं जी रहा हूँ। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब तो या अब यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। और आखिर में लेखक कहते हैं कि अब मेरी जिंदगी बहुत हो चुकी है और अभी भी मैं क्या करता हूँ, जिंदगी उसी तरह जीता हूँ जिस तरह से पहले जीता आ रहा हूँ। और अपनी जो जिंदगी है वो किसके लिए जीना चाहिए, खुद के लिए या फिर दूसरों की मदद करके। यहाँ पर आगे लेखक 12 जनवरी 2003 की जो डायरी है वहां पर वो देते हैं, लिखते हैं, दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर ऐसे एक बहुत बड़ी बस सवारियां सेलन फन हर वक्त चलायमान यानी चलता हुआ। यानी अब लेखक कहते हैं कि दिल्ली शहर में मैं घर ढूंढ रहा हूँ और ऐसा घर ढूंढ रहा हूँ
कि वहां पर मुझे सुकून आए, लेकिन वहां पर बहुत सारी क्या है, वहां पर बड़ी बसें है वहां पर, यानी बहुत सारे वहां पर घर वगैरह है। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर दो कमरों में दो पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। और अगर किसी को दिल्ली में रहना है तो उनका कहना है कि वहां पर इतनी गर्दी है, इतनी भीड़ वगैरह है और जगह छोटी है और बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह है, और इस वजह से वहां पर जगह बहुत कम होती है। यानी ऐसा लगता है कि दो कमरों में दो पांव टिकाकर रहना है, इन दो कमरों में यानी बहुत कम जगह पर वहां पर रहना है। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। और जिंदगी का मतलब क्या है कि जब तक वहां पर जिंदगी मिले जब तक लटके रहो, यानी वहां पर अपना काम करते रहो और फिर धीरे से भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यानी धीरे से यानी क्या, अचानक वहां पर मृत्यु आ जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। जनवरी 2006, बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल देते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने जनवरी 2006 में डायरी में लिखा था बहाने निकालना, यानी अक्सर लोग क्या करते हैं, वहां पर बहाना बनाते हैं। और किस लिए बहाना बनाते हैं कि जब हमें एक आधा कोई काम शौक से करना है तो उसके लिए हम रास्ता तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो काम हमें नहीं करना है उसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। आगे आखिर में लेखक ने 30 सितंबर 2010 में उनके डायरी में लिखा, अपने से बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर हम सभी दूसरों से बहस करने लगते हैं, खुद को वहां पर श्रेष्ठ बताने लगते हैं कि मैं सच हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। लेकिन लेखक का कहना है कि दूसरों से बहस नहीं करना चाहिए। अगर सच में बहस करना है तो खुद से बहस करना चाहिए, और जब खुद से बहस करेंगे तो अपने में कितनी सच्चाई है, अपने में क्या खामियां है, खूबियां है, वो वहां पर पता चलेगी। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। और आगे लेखक कहते हैं कि अगर सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो क्या कह रहा है उससे सिर्फ उसकी बात सुनना चाहिए, ना कि उससे बहस करना चाहिए। और अगर सामने वाले व्यक्ति से बहस करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, झगड़ा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। लेखक कहते हैं कि इंसान चीजों की गुलामी करता है, और इसका उदाहरण लेखक ने दिया है कि एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। यानी उनका मतलब यह है कि कंप्यूटर उन्होंने जब खरीदा है तो फिर वो क्या है कि उसके में ही वो क्या है, कंप्यूटर में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो इसका कहना है कि कंप्यूटर ने मुझे यहाँ पर 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ और दिन रात मैं क्या है, कंप्यूटर में काम करता हूँ। यही लेखक का कहना है कि कंप्यूटर खरीदा, उस पर काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं क्या हो गया, कंप्यूटर के गुलामी में हूँ, यानी कंप्यूटर का गुलाम हो गया। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ, और दिन भर उस पर काम करके ही क्या कर रहा हूँ, वहां पर खुद का कल्याण देख रहा हूँ, यानी फायदा देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। और कंप्यूटर के बारे में वो कहते हैं कि उसका वादा है कि एक दिन मुझे क्या आएगा, लिखने और पढ़ने की पूरी आजादी देगा, यानी कंप्यूटर से मुझे क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठ यानी एक के ही ऊपर निष्ठा सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। और फिलहाल जो लेखक है वो कंप्यूटर का ही क्या उपयोग कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग से ही मुझे क्या है, मेरा भविष्य वहां पर उज्जवल होगा, ऐसा मेरा सोचना है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि कंप्यूटर का मैं पहले गुलाम हो गया था, क्योंकि मैंने कंप्यूटर वगैरह खरीदा था।
और कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उसके बाद मोटर खरीदी लेखक ने, और मोटर के खरीदने के बाद लेखक कहते हैं कि मैं क्या हो गया, मोटर का गुलाम हो गया हूं, उसकी सेवा में भी हूं। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूं। लेखक कहते हैं कि जिस चीज को भी आप खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान उसी का क्या हो गया, गुलाम हो गया। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। और अगर इंसान को देखेंगे तो इंसान का स्वभाव कभी बदलता है और ज्यादातर नहीं बदलता है। तो फिर गुलामी करना या फिर करवाना ये इंसान के ही स्वभाव में है। यानी अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो आज के वक्त में मोबाइल, अब अगर मोबाइल किसी पास होगा तो दिन भर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे इंसान मोबाइल पर ही लगा रहेगा। तो इससे कहना है कि इंसान क्या है, मोबाइल का गुलाम हो गया। तो फिर ये किसके हाथ में, इंसान के हाथ में है। इंसान का स्वभाव है, अगर उसको बदलना है तो खुद को बदल सकता है। जितना मोबाइल का इस्तेमाल करना है उतना ही वो कर सकता है, ना कि गुलाम की तरह। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और दूसरे दर्जनों गुलाम होते थे। आगे लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने जमाने में एक आदमी मालिक होता था और बाकी सब क्या होते थे, उसके गुलाम होते थे। जैसा कि राजा वगैरह हो गए या फिर कोई हुकूमत कर रहा होगा किसी देश के ऊपर, तो वो राजा होता था और बाकी उस देश के जो भी लोग हैं वो गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। और आज के पीरियड में देखा जाए तो इंसान ने बहुत सारी चीजें खरीदी है और इंसान से उन सभी चीजों का, चाहे गाड़ियां होंगे, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, सभी चीजों के इंसान क्या हो गए, यहाँ पर गुलाम बन गए। तो इस तरह से जो लेखक है कुंवर नारायण, इन्होंने अपनी जो डायरी थी उसमें ये सारी चीजें वहां पर लिखी है और उसको एज ए लेसन बोलकर यहाँ पर उन्होंने लोगों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।